से मैं दानिशान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर टोक्यो ओलंपिक मशाल का किया गया भव्य स्वागत। जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नगर विधायक संजय गर्ग ने ओलंपिक मशाल की अगवानी एवं स्वागत रिमोन डिपो के मुख्य गेट पर कमांडेंट कर्नल मंगल सिंह के साथ किया गया तथा मशाल को जिला ओलंपिक संघ को सौंपा गया। वहां से ओलंपिक मशाल घुड़सवार दस्ते एवं जनपद के खिलाड़ियों की अगुवाई में अंबाला रोड घंटाघर से होते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टेडियम ले जाया गया। पेश है कमाल हसन अंसारी व रजा अली जाफरी की रिपोर्ट। जो टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है उसमें जो भारतीय खिलाड़ियों का दल गया है उनके प्रोत्साहन के लिए निश्चित रूप से खेल जगत के संपादक हमारे रतन गुप्ता जी और हमारे बहुत ही प्रिय रविकांत मिश्रा जी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके तत्वाधान में एक ये आयोजन किया गया जिसमें खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने पूरी हिस्सेदारी निभाई। 51 जनपदों में 3060 किलोमीटर की यात्रा कर उस बात का जो नई ऊर्जा का संचार, खिलाड़ी की भावना की उस ऊर्जा का संचार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना का संचार करते हुए कामना करने की उम्मीद की गई है कि जो भारतीय दल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय टोक्यो ओलंपिक पर लेकर आए। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि उसमें 10 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं सहारनपुर की सरजमी पर खड़ा हूँ तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो और भी ज़्यादा गौरव के क्षण हैं कि उन 10 में 10 के 10 खिलाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें 7 खिलाड़ी मेरठ मंडल से हैं और 3 खिलाड़ी अमरोहा से हैं। उन तमाम खिलाड़ियों की उत्कृष्ट भविष्य की कामना के साथ वो अपना बेस्ट से बेस्ट वहाँ खेल के मैदान में दे सकें और उसके माध्यम से वो भारत के मान और गौरव को ऊंचा करने का काम कर सकें। इस कामना के तहत इस टॉर्च का स्वागत यहाँ सहारनपुर में सभी खेल संघों ने, सभी खेल संघों के पदाधिकारियों ने, उनके खिलाड़ियों ने, हमारे आरबीसी के कमांडेंट मंगल सिंह जी ने अपनी सहभागिता इक्विस्टीरियन के रूप में 4 घोड़ों के साथ नेतृत्व करते हुए इस नियत के साथ संदेश देने की है कि किस तरह तमाम खिलाड़ियों में वो संदेश जा सके कि मानव और मानव एक है। जो ओलंपिक का चार्टर है वो ना किसी को रंग भेद की बात बताता है, ना किसी को धर्म भेद की बात और ना ही भाषा भेद की बात, ना ही नस्ल भेद की बात। उन तमाम चीज़ों से अलग हटकर ये मानवीय समुदाय के लोग अपनी आत्मशक्ति और शारीरिक शक्ति के आधार पर विभिन्न खेलों में विभिन्न निपुणता के आधार पर किस तरह अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें, वही देश और वही खिलाड़ी वहां गोल्ड मेडल जीतता है। और उसमें भारत के गौरवमयी पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी जिन्होंने एशिया में, कॉमनवेल्थ में और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना नाम कमाया है, आज ओलंपिक में भी विश्व स्तर पर अपनी उस पारंगत और अपनी खेल की भावना के तहत अपनी उस शक्ति का प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ऐसी हम कामना ईश्वर से करते हैं। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर उन सबको आशीर्वाद दे। इस कामना के साथ इस टॉर्च का आयोजन करने वाले जितने भी हमारे साथी 6 प्रतिनिधि आए हैं, जो यात्रा कल बरेली से शुरू हुई है, निश्चित रूप से उनका ये हौसला और उनके अंदर ये बीजारोपण होना कि पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा कर पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों में हम इस ऊर्जा का संचार करते हुए संदेश देने का काम करेंगे कि हो सकता है इस बार के ओलंपिक में भारतीय दल में 10 खिलाड़ियों का पार्टिसिपेशन हो, परंतु हमें पूरा अटूट विश्वास है कि अगले ओलंपिक में ये संख्या दुगनी होगी और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। उनके भविष्य की उज्जवल कामना और भारत के गौरव और मान को ऊंचा बढ़ाने की कामना के साथ इस टॉर्च का हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। सहारनपुर क्षेत्र के वार्ड 61, 63 व वार्ड नंबर 23 के क्षेत्रवासियों ने नालों और सड़कों को लेकर सहारनपुर नगर निगम में लगाई गुहार। महापौर संजीव वालिया व नगर विधायक संजय गर्ग ने क्षेत्रवासियों
की समस्या को सुना, जल्द ही समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। पेश है रजा अली जाफरी व कमाल हसन अंसारी की रिपोर्ट। पूछेंगे इसके लिए शहजाद भाई जो पार्षद हैं उनसे सवाल पूछेंगे इसके टेबल लग रही कहाँ वहाँ? क्या वजह है? ये सेक्टर 70 में भी कोटेशा की जो चौक पे वहाँ जो रोड है वहाँ तो कईयों के एक्सीडेंट हो गए, तो उनके लिए आप किनको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, ये जो वहाँ पर तालाब था धोबीवाला में, उस तालाब के पानी की निकासी की समस्या कई सालों से थी और मस्जिद में भी जाना लोगों के लिए मुहाल था। उस बात को दिमाग में रखते हुए निर्णय लिया गया और उसका पानी की निकासी का जब वाटर लेवल देखा गया तो ये हम नहीं सोच रहे थे कि वो सड़क की तरफ लाया जाएगा। हमारा ख्याल था कि शायद वो पानी की निकासी दूसरी तरफ जो नहर जा रही है उसमें करने का काम होगा, परंतु वाटर लेवल जिस तरफ हुआ उसकी वजह से ये पूरी सड़क खोदनी पड़ी और पूरी सड़क खोदकर लगभग 48 लाख रुपए का नगर निगम के द्वारा ये नाला डला है। अब वो नाला डलने के लिए जितना बड़ा ह्यूम पाइप आप देख रहे हैं डला है, उसके लिए कितनी मिट्टी खुदी है, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ समय लगा और इतनी बड़ी गहरी खाई खोदने के बाद एकदम सड़क अगर बनेगी तो उसमें सड़क के बैठने का और सड़क के टूटने का डर रहता है। इसमें लोगों को परेशानी हुई, हम सब लोगों से उस बात की माफ़ी चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों तरफ जो फाउंड्री और कारखाने हैं उन लोगों को भी और जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ा और ख़ास तौर से इस बरसात में आने के बाद। और उसी बात का ये रास्ता निकाला गया कि उसके ऊपर पत्थर डालकर और पत्थर के ऊपर पत्थर का चूरा स्टोन डस्ट डालकर एक सड़क इस तरह की बना दी जाए जिससे कि वो लोग उसमें अपनी साइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर ये चला सकें और उसके बाद में जब जहाँ से बैठना हो बैठने के बाद फिर दोबारा उसकी सड़क 3 महीने बाद नई सड़क बनने का काम होगा। इसमें जिन लोगों के भी एक्सीडेंट भी हुए हैं, लोगों को परेशानी भी निश्चित रूप से हुई है, उसके लिए हम इसी बात की कि भाई जो अफसोस ही प्रकट कर सकते हैं, परंतु जो बात आप सब लोगों के द्वारा बताई गई कि ठेकेदार के द्वारा कुछ लेबर कम लग के अगर ये तेज़ स्पीड से काम हो जाता तो शायद उसमें और जल्दी बरसात से पहले हम पकड़ सकते थे, परंतु कई चीज़ें तकनीकी तौर पर इस तरह की सरकारी कामों में उलझन डालती हैं जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। पर ताउन की उस उम्मीद के साथ हम ये बात का आश्वासन देते हैं कि स्टोन डस्ट की सड़क के बाद 3 महीने में सड़क मुकम्मल बन जाएगी और इस बीच में जहां गलियों का कनेक्शन नहीं हो पाया है, जो मेयर साहब ने उसके लिए भी ठेकेदार को हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द वो कनेक्शन कर दें, क्योंकि 15 दिन से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि वो स्टोन की पत्थर डलकर स्टोन डस्ट वाली सड़क बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा विधायक जी, ये भी बताएं, मलिन बस्तियों में इस तरह के कार्य प्रगति पे नहीं है, इसका क्या कारण है? उसकी तो सर्वे हो रहा है, वो किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर किसी मलिन बस्ती में नहीं है उसके बारे में संज्ञान में आप सब लोग लाएंगे तो उस बात के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन भी देने का काम होगा और हम लोग भी मेयर साहब से रिक्वेस्ट उनमें से विधायक जी ज़्यादातर मुस्लिम कॉलोनियाँ ही हैं। हाँ, तो अगर इस तरह की कोई भी बात है जहाँ पर नहीं आई तो वहाँ का पार्षद अगर संज्ञान में लाएगा तो उस काम को भी करने का काम किया जाएगा। महापौर जी जरा ये बताएं स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा बहुत आ रहा है, तो सहारनपुर स्मार्ट कब बनेगा जब इस तरह की सड़कों की हालत है? देखो, पिछले लगभग 3-4 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी के रूप में सहारनपुर की घोषणा की थी। ये लंबी परियोजना है और इस पर काम चल रहा है और इसका एक अलग बॉडी बनी हुई है सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम से, जिसको कमिश्नर साहब और नगर आयुक्त साहब देखते हैं और काम चल रहा है धीरे धीरे। अभी उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पे नंबर 1 उत्तर प्रदेश को घोषित कर दिया गया है, क्या इसी तरीके से घोषित होगा? और सड़कें बिल्कुल टूटी हुई है और सड़कों पर आप देख रहे हैं तालाब बने हुए हैं। सहारनपुर जो स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी उसमें अंतिम चरण में घोषित स्मार्ट सिटी है और मैंने बताया कि एक लंबी परियोजना है, काम इसमें धीरे धीरे चल रहा है। सर, सेक्टर 70 जो है आपका वार्ड 70 अंसारियान छोटा इमामबाड़ा का, अभी कुछ दिन बाद 10 अगस्त से मुहर्रम शुरू होने वाला है। उसके बाद इमामबाड़े के पास काफ़ी गड्ढे बड़े हुए हैं। कई बार वहाँ के क्षेत्रवासियों ने लोगों को, नगर निगम को भी और पार्षद महोदय को भी सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। जो उनका कहना है वहाँ के क्षेत्रवासियों का कि उनके पास से जो
बजट उनका आया था उनके क्षेत्र का, वो किसी और वार्ड के किसी और क्षेत्र में लगा दिया। इसके बारे में ऐसा है कि जो वार्ड मुहर्रम शुरू होने वाला है, लोगों को अभी परेशानी इमामबाड़े के पास बहुत ज़्यादा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए क्यूएम न्यूज़।